नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेलो हिंदी में। दोस्तों, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। उसी तैयारी को और मजबूती प्रदान करने आज हम यहाँ पर हिंदी साहित्य के हिंदी से संबंधित 50 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आज हम हिंदी साहित्य के जो पिछली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे गए हैं या जिनके पूछने की संभावना सबसे अधिक रहती है वो प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। ये किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो में आज 50 प्रश्न पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक करना, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना। क्या अच्छा नहीं लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना एक बार। जब अच्छा लगे तब लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया था। मतलब अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के लिए किसने आरंभ किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार सबसे अधिक किया था। ठीक है, हिंदी का आदिकवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का आदिकवि स्वयंभू को कहा जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास, जो पहला उपन्यास है, हालांकि इसमें विद्वानों में मतभेद है, लेकिन जो सर्वमान्य मत है उसके अनुसार परीक्षा गुरु को प्रथम उपन्यास माना जाता है और जिसके रचनाकार लाला श्री निवास दास जी हैं। चौथा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट है। ठीक है, हिंदी का प्रथम, यहाँ पात्र लिखा है दोस्तों, तो यहाँ पर ये पत्र होगा, हिंदी का प्रथम पत्र। ठीक है, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड। ठीक है, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड है। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो ये संवाद कौमुदी नाम की जो पत्रिका थी, इसे हिंदी की प्रथम पत्रिका का दर्जा दिया गया है। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने समस्वर होते हैं? समस्वर का मतलब है यहाँ पर व्यंजन। ठीक है, व्यंजन। ठीक है, तो 11 स्वर और 33 समस्वर, मतलब 33 व्यंजन। ठीक है, 11 स्वर और 33 व्यंजन। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्यदेशी भाषा कहा गया है? तो ये बनारस अखबार में हिंदी खड़ी बोली को मध्यदेशी भाषा कहा गया है। किसमें? बनारस अखबार में। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो सिद्ध सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, जिनका समय है 9वीं शताब्दी। ठीक है, हिंदी के प्रथम कवि सिद्ध सरहपा हैं, जिनका समय है 9वीं शताब्दी। कई बार पूछ देता है कि सिद्ध सरहपा का समय है, तो दोस्तों हिंदी का प्रथम कवि सिद्ध सरहपा को माना गया है और इनका समय 9वीं शताब्दी है। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो लल्लू लाल को हिंदी का प्रथम गद्यकार माना जाता है। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? यहाँ पर विद्यापति जो है दोस्तों गलत लिखा है। ठीक है, तो ये विद्यापति सही हो गया है। ये दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? विद्यापति। क्योंकि दोस्तों मेरा काम है आप तक सही सामग्री को, अच्छी सामग्री को आप तक पहुंचाना, ना उसमें कोई मसाला लगाएंगे ना कुछ मतलब बकवास करेंगे। सीधा सीधा प्रश्न और सीधा उत्तर। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास, पढ़ाई की बात होगी। तो अगर कहीं पे आपको टाइपिंग मिस्टेक लगता है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, गलती हो जाती है, इंसान है हम भी। ठीक है, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो जो है दैनिक है समाचार पत्र सुधावर्षण। ठीक है, जो दैनिक है समाचार सुधावर्षण, वैसे इसका नाम है पूरा समाचार
सुधा वर्षण। ठीक है, दैनिक है ये। अब प्रथम पूछा जाए तो उदंत मार्तंड। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? देखो आ गया, उदंत मार्तंड। ठीक है, उदंत मार्तंड। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित हैं? तो अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो ये महादेवी वर्मा की रचना है, अतीत के चलचित्र। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश के कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन हैं? ये पुष्पदंत, और इनको बहुत से लोग पुष्यदंत भी कहते हैं। ठीक है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता पुष्यदंत को माना जाता है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? तो हेमचंद्र अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? तो ये यशोधरा काव्य की हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। यशोधरा काव्य के रचयिता कौन है? एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ठीक है, मुझे भी तो पता चले कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइए। ठीक है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो एपिग्राफी जो है अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मर्त झुक झुक परत जहि चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये 22वां प्रश्न है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता जो है रसलीन है। ठीक है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो ये खड़ी बोली के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। कौन? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है, उसकी प्रमुख भाषा क्या है? तो ये खड़ी बोली इसकी प्रमुख भाषा है। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस, जिसके रचयिता कौन है? तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास। दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल जो निबंध है उसके रचनाकार हैं। अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन हैं? तो ये सूरदास जो हैं अष्टचाप के प्रमुख कवि हैं, सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। किसके अनुसार? वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? अप्रिय लगना। ये दोस्तों हिंदी व्याकरण का है कि आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? अप्रिय लगना। आंसू काव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। आप लोगों को मैं सलाह दूंगा एक कि आंसू को एक बार जरूर पढ़िए, पूरा काव्य पढ़िए, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आंचलिक रचनाएं जो होती हैं एक क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? तो सूर, तुलसी और जायसी, तीनों की ये समीक्षाएं त्रिवेणी नाम से रचना की है शुक्ल ने। उसमें तीनों कवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन हैं? तो आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। आत्मजयी के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण। ठीक है, आत्मजयी के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण। 34वां प्रश्न है, भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली गुप्त की। और इसका रचना काल क्या है? 1912 ईस्वी। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है।
आधुनिक युग के चरण कौन हैं? आधुनिक युग का चरण किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तेलुगु, जिसको तेलुगु भी कहते हैं। तो ये 37वां प्रश्न है। 38वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आसमान पर चढ़ाने का क्या अर्थ है? ये मुहावरा है। आसमान पर चढ़ाने का क्या अर्थ है? अत्यधिक प्रशंसा करना। 39वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? ऐतिहासिक। ठीक है, 40वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। प्रेमचंद जो है ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं। उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू जो है तुर्की भाषा का शब्द है। और दोस्तों हिंदी किस भाषा का शब्द है? आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। एक नार पिया को भानी तनवा को सगरा ज्यों पानी। ठीक है, यह पंक्ति किस भाषा की है? तो ये ब्रजभाषा की पंक्ति है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। अगर आप टीजीटी, ठीक है, पीजीटी और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की या अन्य जैसे सुपर टेट की या अन्य कोई शिक्षक भर्ती है या कोई एसएससी जीडी वगैरह, तो इसके लिए ये आपके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग देखिए, आष्टिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? किरात। ठीक है, आष्टिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? किरात कहा जाता है। ठीक है, कटकटान कपि कुंजर भारी दुह भुजदंड तमकी महिमारी डोलत धरन सभासद खसे चले भाज भय मारुत ग्रसय। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये तुलसीदास हैं। कटकटान कपि कुंजन भारी दुहु भुज दंड तमकी महिमारी। ठीक है, डोलत धरन सभासद खसे चले भाज भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता तुलसीदास जी हैं। ठीक है, ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? रामचरित मानस से। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। कबीरदास की भाषा क्या थी? तो कबीरदास की भाषा को सधुकड़ी कहते हैं या फिर पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। अब कलम का सिपाही क्या है? मतलब कलम का सिपाही जो रचना है ये किसकी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। और कलम का सिपाही जो है मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। ठीक है, इस प्रकार ये आपके प्रश्न 50 पूरे हुए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको लग रहा हो कि हमने आपके लिए कुछ मेहनत की है, आपको कुछ इससे 1% भी अगर फ़ायदा हुआ है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों साथ एक बार ज़रूर शेयर कर देना। और सब्सक्राइब करना तो दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलिएगा ही मत। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी और हेलो हिंदी। लगातार पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में और ही रोचक और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।